काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट साहब। तो हम लोग इस वक्त लाइव हैं, फेसबुक पे भी लाइव हैं और यूट्यूब पे भी लाइव हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग चालू करते हैं और इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो और हमारे साथ काफ़ी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो वकील साहब, हम लोग प्रोग्राम चालू करें? जी। तो दोस्तों, जो लोग जी, धन्यवाद। जितने लोग हमें अभी तक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि हमारे बीच में एक एडवोकेट डीपी पांडे जी हैं, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एफआईआर का हमारी सरकारी नौकरी या हमारी पढ़ाई पे पड़ने वाले प्रभाव। इस मंच के माध्यम से हम एडवोकेट डीपी पांडे जी का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी भी, और ये हमारे टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और चिकित्सक हैं। अक्सर इनकी सलाह और मार्गदर्शन में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ में जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाले हैं। तो अगर आप अभी, तो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे और लास्ट में आपसे प्रश्न और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि आपके बारे में लोग जान सकें, प्लीज़। जी, पांडे जी नमस्कार। और हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलडेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज में। उनको नमस्कार करता हूँ। और साथ में एसके सिंह जी दिख रहे हैं और अविनाश जी हैं, और इस तरह से और लोग भी हैं। मैं और लोग जो जुड़ेंगे उनको भी मैं अपनी तरफ से और अपने इस कार्यक्रम की तरफ से, अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर की तरफ से मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो ये कार्यक्रम है कि एफआईआर पे, कि एक एफआईआर, जब कोई मामला, कोई अपराध, कोई घटना, कोई विवाद होता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो इन चीजों पे आज हम लोग जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं, और वैसे तो मैं बच्चों पे और महिलाओं पे क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करता हूँ आजमगढ़ में, और साथ में अपने ये लीगल एडवाइजर हूँ ये अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट का। तो हमारे लोगों में भी डिस्कस किया जा रहा था पांडे जी से, तो ये हुआ कि क्यों न इस पे लोगों से चर्चा की जाए, लोगों के बीच में अपने विचार को साझा किया जाए कि तमाम असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि सरकारी नौकरी में अगर हम चले गए हैं तो हमें कोई, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई घटना हो गई, तो नौकरी को शायद कोई खतरा होगा या नौकरी से हम सस्पेंड या टर्मिनेट किए जा सकते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि बच्चों को, कि वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं हमें आगे हमारे पट्टीदार ने, हमारे दोस्त ने या हमारे अगल बगल के किसी ने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है, तो हमारा कहीं आगे नौकरी में हमें परेशानी होगी। तो ये जो असमंजस की स्थिति होती है, जो तनाव की स्थिति होती है, इस पे मुझे लग रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विवाद, ये जो तनाव की वजह से जो टारगेट किया जाता है सरकारी नौकरी में कर रहे लोगों को और जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उन लोगों को, तो एक मुकदमे कई टाइप के होते हैं। जैसे सिविल केसेस होते हैं, लैंड को लेके होते हैं, प्रॉपर्टी को लेके होते हैं, तो इस तरह के मुकदमे होते हैं। लेकिन उन मुकदमों से कोई लेना देना नहीं होता है। आपके करियर पे, आपकी नौकरी पे जो सिविल साइड के मुकदमे होते हैं, इन मुकदमों से कोई ज्यादा वो आपके करियर पे इफेक्ट नहीं डालते जितना कि केवल क्रिमिनल मुकदमे डालते हैं। लेकिन क्रिमिनल मुकदमे जो आपको प्रभावित करते हैं, उनमें कई चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और आप 48 घंटे या उससे ज्यादा का आप जेल जा चुके हैं, तो वहां आपको थोड़ा सस्पेंड होना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सस्पेंड और टर्मिनेशन में बड़ा अंतर होता है। अगर सस्पेंड कर दिए गए हैं तो अस्थायी तौर पे है, आपकी बहाली हो सकती है। लेकिन अगर आप टर्मिनेट कर दिए गए हैं तो पूरी तरह से आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये तब होता है जब अब 48 घंटे तक आप पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहे हों।
ये कंडीशन होती है। उसी तरह से नियुक्ति होती है तो उससे पहले वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन में भी इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता, बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपने आपके ऊपर ये इस तरह के एलिगेशंस हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिगेशन होना अलग बात है, दोष सिद्ध होना अलग बात है। जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए, जब तक कि आपको किसी कोर्ट द्वारा सजा न कर दी गई हो, तब तक आपकी नौकरी पर कोई उसका बहुत असर नहीं पड़ता, या मिलने वाली नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ता, या पुलिस वेरिफिकेशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस तरीके से जो लोग हमारे को सुन रहे हैं इस वक्त खाड़ी देशों में और बाकी जगह पे, तो उन लोगों की मदद आप कैसे कर सकते हैं? 2013 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और खासकर हमारा ध्यान बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर होता है, और उनपे हमारा काफी अनुभव है बच्चों और महिलाओं को लेके। इस पे मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम करता हूँ महिलाओं को लेके, कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो एक असहाय हैं और लाचार हैं, तो उनकी मदद करना मुझे अच्छा लगा है। जो बाहर के लोग हैं, जो घर पे नहीं है, या जो इस कोरोना काल में हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, अगर उनके साथ हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वो हमसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उनकी ऑनलाइन मदद जो भी हो सकेगा करेंगे, जैसा भी मदद हो सकेगी उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको डीबी पांडे जी से संपर्क करना है तो इसके सब्जेक्ट लाइन में आप इनका नंबर दिया हुआ है, इनका यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो पांडे सर, बहुत आभार है हमारी तरफ से कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए। और ये जो स्टूडेंट और जो आम धारणा नौकरी वालों के अंदर एक डर रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को खुल कर नहीं जी पाते, उनको लगता है कहीं कोई FIR ना कर दे, पुलिस के बवाल में ना फंसा दे, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका आत्मसम्मान, आत्मग्लानि को उनको समझौता करना पड़ता है। तो सर मुझे बताएं कि ये जो FIR है ये कब और कितने मामलों में दर्ज होता है? देखिए, इसको पहले हम इसको समझते हैं कि FIR है क्या। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज होती है ये केवल संज्ञेय मामलों में दर्ज होती है। अब संज्ञेय मामला वो मामला है, गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, उन मामलों में ही दर्ज होती है। आप सुने होंगे कि NCR भी होता है। NCR के मामलों में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटी गाली गलौज हो गया, छोटी मोटे झापड़ वगैरह से मारे पीटे, इन मामलों में NCR दर्ज होता है। तो जब भी FIR दर्ज होता है, संज्ञेय मामले में दर्ज होता है, थोड़ा सा बड़े हीनियस क्राइम्स में होते हैं, और इन मामलों में FIR दर्ज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस मामलों में 7 साल से कम की सजा हो, उस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल का जो अपराध है, जैसे चोरी करते हुए पकड़ लिए गए तो गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो संज्ञेय अपराध है और घटना कारित करते समय आपको पकड़ा गया है, देखा गया, तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन यदि किसी मामले में आपको अभ्यारोपण किया गया है और आपका नाम किसी दुश्मनी बस, किसी रंजिश बस, या आपको सरकारी नौकरी में या पढ़ाई लिखाई में आप बड़े अच्छे हैं और अच्छा कुछ आगे करने वाले हैं, किसी द्वेष बस, दुराशा से अगर आपका नाम दर्ज करा दिया गया है FIR में, तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, अगर उसमें सजा का प्रोविजन 7 साल से कम का है तो। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर उसमें कुछ स्पेशल एक्ट बन रहे, जैसे SC/ST के मामले हैं या पॉक्सो के मामले हैं, इस तरह के कुछ मामले हैं, तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है, इसमें ये नहीं चलता, इसमें तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं। जी, ये FIR है, इस मामलों में होती है। धन्यवाद। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या FIR रजिस्टर होने से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है? नहीं, वो तो मैंने अभी बताया आपसे कि FIR रजिस्टर्ड हो जाने मात्र से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जब तक कि वो मामला संज्ञेय हो और उसमें 7 साल से
ज्यादा की सजा हो, और वो स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे SC ST पॉक्सो हुआ, गैंगस्टर हुआ, इस तरह का कोई ना हो, एक्ट धाराएं ना हो तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। धन्यवाद। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि FIR दर्ज होने से या न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने से किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की तैयारी में जो लगा है या किसी भी जॉब में लगा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, मैंने वो आपको पहले ही बताया कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर FIR दर्ज हो गया, आरोप लग गए, चार्जशीट न्यायालय तक पहुंच गई और मामला जो ट्रायल है कोर्ट में चल भी रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति पे जिसके विरुद्ध वो FIR दर्ज हुआ है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। जी जी, मुझे बताएं कि 107 और 151 की कार्रवाई का नौकरी के समय नियुक्ति में होने वाली पुलिस वेरिफिकेशन में क्या समस्या आ सकती है? हाँ, ये अभी मैंने बताया भी, और ये अक्सर इसके बहुत ज्यादा लोग इसके शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली 107, 16 और 151 जो कार्रवाई होती है, ये एक तरह से प्रिवेंटेटिव प्रोटेक्शन में होता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी घटना ना कारित कर दें, ऐसा कोई विवाद न खड़ा। देखा होगा आपने कि जो दो पाटीदारों के बीच की लड़ाई होती है, दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई होती है, तो अक्सर ये पुलिस कार्रवाई करके बचना चाहती है, और उसमें वो जाते हैं, अपनी जमानत कराते हैं, एक बार LP देते हैं और इस बात का वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम विवाद नहीं करेंगे, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो पुलिस ये कार्रवाई करके बचना चाहती है, और इससे इसको तो बिल्कुल ही नौकरी में सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि लेकिन इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर बार बार 107-16 की कार्रवाई आपके ऊपर हुई है तो प्रभाव इसका नौकरी में और जॉब में पड़ सकता है। जी, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि इस पे उसको घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अक्सर नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 107-16 तो मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे जानने वाले, मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोगों के पास है, और लोग नौकरी में भी, और इवन अगर 2 साल से कम तक की सजा है और उसको सिविल कोर्ट से अगर सजा हो गई है तब भी वो जॉब मिलेगा उन्हें, क्योंकि उससे भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। 107-16 की तो बात छोड़ दीजिए, 6 महीने में सारे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जहां 2 साल तक की सजा हो गई है उसमें लोग अपेक्स कोर्ट में अपील करके भी और उस ऑर्डर को, उस सजा को और डिमोलिश करा के, खारिज करा के, सस्पेंड करा के और नौकरी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भय की जरूरत नहीं है, कोई भय की। इसमें बहुत सारे केस ला भी हैं, अभी लेटेस्ट में बहुत सारे आए हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एक सेक्शन 125 आता है जिसमें पारिवारिक मुकदमों पे जो हो जाते हैं, तो उसका नौकरी पे क्या असर होता है? प्रक्रिया संहिता में 125 जो सेक्शंस है, ये भरण पोषण मेंटेनेंस काम है ये धारा, कि जो आश्रित हैं उनको आप मेंटेनेंस देंगे। आपके जो आश्रित हैं, जैसे मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर वो रिटायर हो गए या फिर वो नौकरी में नहीं है, वो घर पे हैं, तो उनकी मेरी ड्यूटी है कि उनको मैं भरण पोषण दूं। मेरी बेटी है तो उसको भी मुझे भरण पोषण देना पड़ेगा। मेरी पत्नी है तो पत्नी है ही है, वह बेटा जो 18 साल से कम एज का है उसे भी भरण पोषण देना है। तो ये उस पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि उसका वो मेंटेनेंस दे। लेकिन अगर किसी पति और पत्नी के मामले में पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो पत्नी कोर्ट जाती है, और जब पत्नी कोर्ट जाती है तो मेंटेनेंस अलाउ होता है, और जब मेंटेनेंस अलाउ होता है तो उसे पति को भरना पड़ता है, और पति ने नहीं भरा तो उनके विरुद्ध RW और NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जिसे कहते हैं, और RW यानी रिकवरी वारंट होता है, इसमें जेल जाना पड़ सकता है। तो नहीं भरेंगे तब जेल जाएंगे, तो आपकी ड्यूटी है, वो तो उनको पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन ये सिविल नेचर का एक्चुअली मुकदमा होता है, इसमें नौकरी पे कोई असर नहीं, पारिवारिक हो गया ना मुकदमा, तो इस पे उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता। तो ये जो मेंटेनेंस, अगर ये मेंटेनेंस केस होता है, ये पति पत्नी माँ बाप
क्या ये आपसी भाई बहन और इन सब में भी होता है? नहीं, भाई बहन का नहीं होता, भाई बहन का नहीं हो सकता। अब एक कंडीशन है, एक केस लॉ मैंने देखा था कि अगर हमारे पिता ने अपने भाई को पढ़ाया है, लिखाया है और उसको उस लायक बनाया है कि वो जॉब में, और आज हमारा पिता बीमार है या जिन वजह से उनके पास पैसे नहीं है, आमदनी है नहीं है कि वो मेरा भरण पोषण कर सके और मेरे खर्चे चला सके, ऐसी स्थिति में जो बच्चा है, यानी मैं फिर क्या कर सकता हूँ कि अपने चाचा के ऊपर एक मेंटेनेंस का दावा ला सकता हूँ कि मेरे पिता ने आपको पढ़ाया और आप इस काबिल हैं, तो आप मेंटेनेंस मुझे दीजिए। मैंने एक केस देखा था, ये स्थितियां होती हैं। जी सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मुझे जो अवसर दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस तरह का बहुत सारे लोगों के बीच में विचार आते हैं, जरूरत पड़ती है, और इस तरह की चीजें जब कहीं किसी एडवोकेट से समझ लिया जाता है, फिर बात होती है, तब बात समझ में आती है। और आपने जो इस तरह से न्यायिक व्यवस्था में जो इस तरह का कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हिंदी मेरी पहचान मंच से हैं आलोक कुमार वर्मा जी। ये बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आलोक सर बोलिए आप। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम कभी कोई जमीन लेते हैं तो उसमें 3 चीजें देखी जाती है। एक तो रजिस्ट्री होती है, और कभी कभी परिवार के लोग दान कर देते हैं उस चीज को, और कभी कभी ये देखते हैं वसीयतनामा होता है। तो ये 3 चीजें तो अलग अलग है, थोड़ा इसके ऊपर जानना चाहूंगा मैं। जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। तो एक्चुअली मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा इस पे जो अनुभव है, मैंने जो जाना है अभी तक, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए आपको एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। एक्चुअली मैं क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करता हूँ और इसका मुझे अनुभव, लेकिन रजिस्ट्री और दान और वसीयत जैसा कि आपने बताया, इस पे आप क्या जानना चाह रहे हैं? ये तीनों में मतलब बेटर कौन रहेगा और क्या अंतर है इसमें? बहुत क्लियर नहीं हूँ, इसलिए आपको मौजूदा कानून के हिसाब से, लेकिन दान की प्रॉपर्टी में भी वो तो लगता ही है आपको, वसीयत जैसा कि आपने बताया। इस पे आप क्या जानना चाह रहे हैं? ये तीनों में मतलब बेटर कौन रहेगा और क्या अंतर है इसमें? बेटर, अच्छा, बेटर क्या होगा? तो इसमें बेटर आप जानिए कि सबसे ज्यादा सेफ जो है वो रजिस्ट्री ही है। रजिस्ट्री से, क्योंकि एक बार रजिस्ट्री हो गई तो वो आपके नाम हो गई, फिर वो किसी और को तब होगी जब आप उसको लिखेंगे। लेकिन वसीयत में क्या होता है कि वसीयत आज सुबह आपको की, कल किसी और को कर देंगे, परसों किसी और को कर देंगे। जो लास्ट वसीयत होती है, जिसको लिखी जाती है, प्रॉपर्टी उसी की होती है। रजिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्री में जो पहले लिख दी जाती है उसकी होती है। उसके बाद अगर उसने 10 रजिस्ट्री भी अगर गलत ढंग से करा दिया है तो वो मान्य नहीं होती है। जहां तक दान की बात आती है, तो दान पे मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, इसलिए आपको मौजूदा कानून के हिसाब से, लेकिन दान की प्रॉपर्टी में भी वो तो लगता ही है आपको, स्टैम्प तो लगेगा ही, बट ये है कि थोड़ी सा कम लगेगा। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा रजिस्ट्री में है और कहीं नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति जो जिंदा है, उसके जिंदा रहते हुए भी वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लेते हैं और आपके नाम हो जाती है। होगी जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती, और पता नहीं उसने कब किसको और वसीयत कर दिया आपके बाद, आपको क्या पता? जी जी जी, बहुत बढ़िया सर जी। सर एक और बात ये थी कि यदि कोई केस हमारे को हो जाता है और हम मौजूदा हालत में वहां पे नहीं है, सपोज हम आजमगढ़ से ही हैं
और किसी ने हमारे ऊपर मुकदमा किया है और हम आजमगढ़ में न रह पाए, सपोज कीजिए कि हम बिल्कुल बाहर आ गए और हमारे केसेस चल रहे हैं, तो क्या केसेस जहाँ पे हम हैं वहां पे कराया जा सकता है, जैसे दूसरे स्टेट या अलग जगह पे भी? जैसे आजमगढ़ से हम सपोज के हैदराबाद कराना चाहते हैं, तो इस तरह कुछ प्रोसेस भी है क्या कि अपने केस को ट्रांसफर करके यहाँ से दिखा जा सके? जी बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। पहली बात तो अगर आप जब मुकदमे को रजिस्टर्ड कराते हैं तो जहाँ घटना घटित होती है मुकदमा वहीं रजिस्टर्ड होता है और उसी के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वह मुकदमा चलता है। मैं आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मुकदमा वहीं चलता है। लेकिन उसके बाद लगता है कि आप चले गए, मुंबई चले गए, हैदराबाद चले गए, कलकत्ता चले गए, जहां भी आपको लगा वहां चले गए, वहां से आके मुकदमा लड़ने में या आपको आपकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आती है कि कहीं आप सेफ नहीं है यहाँ आके मुकदमा लड़ने में, तो आप उस मुकदमे को ट्रांसफर करा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि आप हैदराबाद में हैं और आप मान लीजिए आजमगढ़ में आपका मुकदमा चल रहा है, तो आप हैदराबाद के कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, उसकी एप्लीकेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी, क्योंकि दोनों दो स्टेट का मामला है और जब दोनों दो स्टेट का मामला होता है तो इसकी बात जो अपील हम कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन आप आजमगढ़ में हैं और लखनऊ में आप रह रहे हैं, तो ये मुकदमा पर इस मुकदमे को ट्रांसफर के लिए कि लखनऊ हो जाए या बनारस में तो बनारस हो जाए, इसके लिए आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील करेंगे कि हमारा ऐसा प्रोसेस है, मुझे परेशानी, मुझे जान माल के खतरे हैं या इस तरह की परेशानी है या मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ, लंबी जर्नी नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे मुकदमों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी हो सकता है। जी समझ गए, धन्यवाद जानकारी। बहुत बढ़िया। मेरी बात जो समझ में आया वो ये आप कहना चाहते हैं कि विद इन स्टेट आप ट्रांसफर करवा सकते हो अगर आपको जान माल का खतरा है, लेकिन अगर आप दो अलग अलग स्टेट में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, बराबर। वहाँ पे आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी कि आपके जान माल को आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरे को खतरा है, राइट? ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब ये बताना पड़ेगा कि कौन सी वजह है कि आप मुकदमे को ट्रांसफर, आप क्या गंभीर रूप से बीमार हैं कि जर्नी नहीं कर सकते या क्या कुछ रीजन क्या है, वो रीजन बताना पड़ता है। जी, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर ने सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर जो लोग अलग स्टेट्स में हैं नौकरी की वजह से या ट्रांसफरेबल जॉब है, क्योंकि आजकल तो कॉर्पोरेट में भी ट्रांसफ़र होता है, कॉर्पोरेट में भी आप 1-2 साल करो 30 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये समस्या बहुत कॉमन है। लोगों को भय रहता है कि कौन ट्रेन में सफ़र करेगा, उसको डर रहता है क्रिमिनल केसेस में खासकर, तो और तबीयत भी रहता है, और ख़ासकर अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, राइट? तो इस कोरोना में ट्रैवलिंग करना भी बहुत दिक्कत का काम है। मैं देख रहा हूँ सर कि काफ़ी रात हो गई है और आपने इतने समय तक हम इस प्रोग्राम को चलाए रखे हैं और कई लोगों के मन से आपने अब एक बहुत बड़ी दुविधा ख़त्म कर दी है कि अगर वो अलग स्टेट में हैं तो क्या होगा, FIR हो गया तो क्या होगा, और उनको ये लगता है कि हमारे रंजिशवश कोई हमारे पर जलन की भावना से या किसी भी कारण से हम पे करता है तो क्या होगा। ऐसे कई प्रश्नों के सवाल के आपने जवाब दिए हैं, और ये सारे जवाब जो भी एडवोकेट DP पांडे जी ने दिया है ये केवल आपकी जानकारी के लिए है और ये आज के हिसाब से है। तो कृपया जब भी कोई बात हो तो आप कृपया अपने एक्सपर्ट से या फिर आप स्वयं एडवोकेट DP पांडे जी से जो करंट लॉ है उसके ऊपर आप काम करें। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है और इस चैनल का केवल मकसद आपको जानकारी देना है, और ताकि जो लोग जॉब में हैं कहीं पे हों वो दिमाग शांत करके, अपनी मनोदशा को शांत करके, पारिवारिक जीवन में स्थिर रख के, दोस्ती और समाज में स्थिर रह के जी सकें। तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी आप पांडे सर का नंबर दिया हुआ है DP पांडे जी का, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इनको बड़ी खुशी होती है कि जब ये किसी के काम आ सकें किसी भी तरीके से। तो पांडे सर आप इस पे क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देंगे? जी, जो लोग आए देखिए प्रोग्राम को, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने टाइम तक समय दिया और हमको अपने इस प्रोग्राम में रखा। और मुझे वास्तव में बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी की मदद कर पाता हूँ, और
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सही बोला है कि यह प्रोग्राम मात्र जानकारी के लिए है और हमारा कोई उद्देश्य दूसरा नहीं। और इसके अलावा अगर जिस किसी को भी लगता है कि नहीं कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। फोन हो सकता है व्यस्तता की वजह से न उठ पाए, कॉल ज्यादा आती है, तो हमारे नंबर 24 घंटे खुले हैं और किसी समय अपने व्हाट्सएप अपने समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही उसे देखूंगा या खाली होते ही उसका जवाब मैं निश्चित तौर पर उनको दूंगा और मुझे ऐसा करने में काफी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सभी को गुड नाइट, शबा खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदगी को खुलकर जिए, निर्भय होकर जिए। और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में एडवोकेट डीपी पांडे जी, आलोक वर्मा जी और डॉक्टर राजेश तिवारी जी को धन्यवाद करता हूँ। वो लोग नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी को धन्यवाद और हो सके तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा जो फेसबुक है। और प्लस आपको कैसे टॉपिक्स पे बात करनी है जो कि आपके मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हैं तो हम ऐसे टॉपिक्स को भी लाएंगे, एक्सपर्ट्स को लाएंगे। और अगर लीगल तरीके से आप परेशान हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें हम लीगल से संबंधित एक्सपर्ट्स को लाएंगे। तो आप लोगों का टॉपिक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फेसबुक और लाइव पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर आप डालते हैं @एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम तो वो यूट्यूब चैनल है, या फिर आप डालेंगे @एडवोकेट डीपी पांडे, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर इस प्रोग्राम को अपलोड कर दिया जाएगा। साथ में ही फेसबुक पे भी आप अगर डालते हैं @अनिका एजुकेशनल तो उस पर भी आप इस फेसबुक को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में गुड नाइट, सी यू, सबा खैर, बाय बाय। जी।